मॉर्निंग क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। कंटिन्यू विद द लास्ट क्लास। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारा टॉपिक चल रहा था, रनिंग में था, वो था कॉन्ट्रैक्ट। तो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर रिक्वायरमेंट ऑफ द टू पर्सन बोथ आर कम टुगेदर टू डील समथिंग, टू डू समथिंग, बाई, परचेज, सेल्स, कुछ भी करने के लिए दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, कोई काम करने के लिए सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस थी कि उसके लिए क्या होना जरूरी है, क्या होना चाहिए। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो अपन पहले बात करते हैं एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, इनफोर्सेबल बाय लॉ, इनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, मतलब लॉ पे टिका हुआ होना चाहिए। तो अब एग्रीमेंट क्या होता है ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा रिपीट करने के लिए मैंने लिखा है, ये फॉर्मूले लिखे हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस या फिर प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने और ना करने के लिए, द वन पर्सन says something to another person for to do or not to do, or another person accept that offer in same sense or same condition, same sense और same condition। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देखिए क्या है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन का मतलब इसके अंदर कुछ होना चाहिए। कंसीडरेशन मैंने आपको बताया था कि ये बदले में, जैसे सपोज करो अपन 1 केजी चीनी खरीदते हैं तो हमें चीनी मिलती है, हम उसको पैसा देते हैं 40 रुपए, उसके लिए कंसीडरेशन हो गया चीनी, शुगर हमारे लिए क्या हो गया, कंसीडरेशन हो गया। तो समझने की कोशिश करना कि वन पर्सन टू मेक विथ अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू, किसी कार्य को करने और न करने के लिए ऑफर रखता है उस दूसरा पर्सन। अच्छा, इसके अंदर एक वर्ड बोला मैंने सेम सेंस, इसका मतलब सेम टू सेम। ऐसे नहीं जैसे मैंने कहा कि सर मैं आपका रेड वाला घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, हॉर्स खरीदना चाहता हूँ, तो दूसरे व्यक्ति ने उसने कहा कि ये मेरा रेड या लाल हॉर्स है वो मैं नहीं बेच सकता, आप व्हाइट वाला ले लो। तो इसका मतलब उन्होंने भी ऑफर रख दिया, एक्सेप्टेंस नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो कोशिश करना, एग्रीमेंट समझ में आ गया, किसी एक व्यक्ति के द्वारा लगाया जाता है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। अब वो जो एग्रीमेंट बना है, मतलब दो व्यक्ति आपस में कोई डील कर रहे हैं, वो डील क्या होनी चाहिए भैया, इनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, मतलब वो लॉ के अधीन होनी चाहिए, लॉ पे टिकी हुई होनी चाहिए, लॉ पे टिकी होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं अपन, ये जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, अपन एग्रीमेंट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, एग्रीमेंट समझ में आ गया, तो अब इन दोनों को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा है, हेडिंग लिखी है, एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड, वैलिड क्या, कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स, एसेंशियल पॉइंट्स जरूरी है, कौन कौन सी चीजों की होना जरूरी है, कौन कौन से, बहुत सारे पॉइंट है, कम से कम 11 पॉइंट अपनी किताब में दिए हुए हैं। तो उसके अंदर 11 पॉइंट में सारी चीजें आ जाएगी कि क्या ये चीजें होने पे हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे पहला पॉइंट समझने की कोशिश करना, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर पार्टीज। प्रेजेंस, इसका मतलब मैंने कल बताया था आपको, कम से कम, मिनिमम 2 या फिर 2 से ज्यादा, मोर, कम से कम 2 व्यक्ति, प्रेजेंस ऑफ द 2 और मोर पार्टी। ये पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम 2 व्यक्ति, 2 पर्सन होना जरूरी है, या कह सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। सिंगल पर्सन, मैं मेरे से खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, किसी भी चीज की डील नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा, तो अपने देखते हैं कि भाई पहला क्या है, ऑफरर, 2 व्यक्ति, पहला है ऑफरर, दूसरा है ऑफरी। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, ऑफरर एंड ऑफरी। ऑफरर तो कौन है, द पार्टी मेकिंग द ऑफर, जो व्यक्ति ऑफर देता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं आपकी रेड कार लेना चाहता हूँ, रेड कार बाय करना चाहता हूँ, लाल वाली कार खरीदना चाहता हूँ।
तो मिस्टर ए कौन है यहाँ पर? ऑफर। मिस्टर ए क्या हुआ यहाँ पे? मिस्टर ए यहाँ पे ऑफर हो गया। ये मिस्टर बी को ऑफर दे रहे हैं कि आई वांट टू बाई योर रेड कार, आई वांट टू बाई योर रेड कार। तो यहाँ पे ऑफर हो गया। ऑफरी, ऑफरी कौन हुआ? उस कार को बेचने वाला जिसके लिए अपन ने ऑफर रखा है। द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट, इट पे जोर देना। इट का मतलब जो ऑफर इसने दिया है, जो ऑफर मिस्टर ए ने दिया है उसके लिए वर्ड यूज है इट। इसका मतलब उस ऑफर को एक्सेप्टिंग करने वाली पार्टी क्या कहलाएगी? ऑफरेंस, ऑफरी कहलाएगा। उसको बोलेंगे बी, पार्टी बी। तो देयर आर द टू पार्टी, रिक्वायरमेंट पहला पॉइंट आ गया। उसके अंदर एक तो होना चाहिए ऑफरर, एक होना चाहिए ऑफरी। एक व्यक्ति प्रस्ताव प्रपोजल देने वाला और दूसरा प्रपोजल एक्सेप्टेंस करने वाला। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आई थिंक इट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, एग्रीमेंट। यहाँ पे अपन पढ़ चुके हैं एग्रीमेंट। इसका मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट होना जरूरी है। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन एग्रीमेंट वाली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा ऑफर दिया जाएगा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेंस किया जाएगा, इसका मतलब एग्रीमेंट है। यहाँ पहले बात अपन कर रहे थे कि दो व्यक्ति होने चाहिए, फिर इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कब होगा? जब एक व्यक्ति के द्वारा ऑफर दिया जाएगा और दूसरे व्यक्ति के द्वारा ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा। आई थिंक गुड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके अंदर अच्छे से अपन कर सके कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऑफर दिया जाता है, दूसरा प्रॉमिस करता है कि हाँ यस आई विल डू इट, आई विल नॉट डू इट। किसी कार्य को करने न करने के लिए ऑफर दिया जाता है, दूसरा व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। तो पहले दो व्यक्ति होने चाहिए, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन का मतलब होता है उनकी इच्छा होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। टू क्रिएट का मतलब बनाना, लीगल रिलेशनशिप मतलब आपस में जो हम कॉन्टेक्ट करने जा रहे हैं उनके बीच में हमें क्या करना है? एक क्रिएट करना है लीगल रिलेशनशिप। कहने का मतलब मैंने इसमें लिखा है नॉट इंक्लूड, कुछ चीजें इंक्लूड नहीं है, जैसे सोशल, डोमेस्टिक लाइफ। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कल आप हमारे यहाँ पे लंच में आपको हमारे घर पे लंच करना है, तो यू आर इनवाइटेबल फॉर लंच। तो फिर मैंने कह दिया कि हमारे कल यहाँ बर्थडे पार्टी है, आपको आना है। तो एक बात बताइए, क्या सेकंड पार्टी जिसको हमने ऑफर दिया है कि कल आपको यहाँ हमारे बर्थडे पार्टी में लंच करना है, डिनर करना है, और दूसरी पार्टी नहीं आए, लंच करने नहीं आए, डिनर करने नहीं आए, तो क्या कोई कॉन्टेक्ट टूट जाएगा? तो मतलब समझने की कोशिश करो कि इसका मतलब ये तो सोशल बात हो गई ना कि भाई कल हमारे यहाँ पे खाना खाना है आपको। जैसे मिस्टर ए अपनी वाइफ को हर महीने के महीने 5,000 रुपये देता है, मिसेज ए को 5,000 रुपये देता है। अगर मान लो कोई मंथ में वो 5,000 रुपये नहीं देता है तो इसके अंदर कोई केस बनेगा? क्या उन्होंने कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को ब्रेक किए, कोई इनवैलिड काम नहीं किया? तो कहने का मतलब है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। मतलब कोई ऐसे नहीं कि सोशल हो गया, घरेलू कोई चीजें हो गई, वहां वो कोई कॉन्टेक्ट थोड़ी होते। भाई आप अपने घर पे शाम को जाते हो और खाना खाते हो, कई बार मान लो कि आप बाहर से खाना खा के आगे, भूख नहीं है आपको, भूख नहीं तो आप खाना नहीं खाए, तो क्या आपकी मम्मी आप पे केस करेगी कि आपने शाम का खाना क्यों नहीं खाया, वो वेस्ट किया? ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज देयर आर नॉट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर मॉम्स डील टू इट या टू टेकिंग द फूड इन द डिनर टाइम। तो कहने का मतलब क्या है कि डोमेस्टिक या अपन कह सकते हैं सोशल जो चीजें है ना, वहां पे लीगल क्रिएट नहीं होती है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है। वहां पे लीगल क्रिएट कहाँ होता है? जैसे सपोज कीजिए कि आपने होटल के अंदर गए आपने ऑर्डर दे दिया, खाने का ऑर्डर दे दिया, और वो 500 रुपए का आपने टोटल ऑर्डर दिया, और फिर आप खा के नहीं आते हो, पैसा नहीं देते हो, तो वहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। वहां पे कोई सोशल नहीं है, बिकॉज देयर आर क्रिएटिंग ए बिजनेस, और वहां पे बिजनेस रूल अपने लागू हो जाते हैं। तो आई थिंक इट इज यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इंटेंशन टू क्रिएट मतलब जो भी रिलेशनशिप होगा, बिजनेस की डील होगी, उसके अंदर लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, बहुत ही शानदार, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी अलग से हेडिंग आएगी, अगले चैप्टर में बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ भी चुके हो, 11th में भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ये है कॉन्ट्रेक्चुअल और ये है कैपेसिटी। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए, ये तो मैंने पढ़ा दिया पहला पॉइंट भी, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। इसका मतलब एवरी पर्सन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट,
चाहे 3 व्यक्ति के बीच में हो, चाहे 50 व्यक्ति के बीच में हो, चाहे 2 व्यक्ति के बीच में। द ईच पर्सन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रत्येक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, शुड हैव बी या मस्ट हैव टू बी कैपेसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब वो करने लायक होना चाहिए। तो भैया कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो करने लायक नहीं होते हैं? तो देखो मैंने आपको पॉइंट लिखे, थोड़ा सा मैं फास्ट उठ के चलता हूँ। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड मैंने लिखा है, उसके अंदर आगे लिख देते हैं माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब हो गया जो थोड़ा अपने मारवाड़ी में बोलते भोला है, गेला है। That types of the words we are using in the Marwadi, but in English, lunatic, mentally disease, idiot, all these are persons called unsound mind. इसका मतलब जिस व्यक्ति का माइंड साउंड नहीं है, अच्छा नहीं है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके कोई दिमाग की बीमारी है, वो पागल है, ल्यूनेटिक है, कुछ भी मान सकते हैं अपन, वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे सपोज करो आप किसी पागल व्यक्ति से जमीन पे साइन करवा लेते हो, कोई उसकी कार खरीद के ले आते हो, डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लेते हो, तो आप कह देते हो कि इसने साइन किए, ये कार मेरी हो गई। नो, कानून इसको नहीं मानते, क्योंकि वो व्यक्ति अनसाउंड है, वो अपना डिसीजन खुद लेने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है माइनर। माइनर का मतलब आप समझते हो बेलो 18, बेलो 18 ये 18 साल से कम बच्चे, 18 साल से कम व्यक्ति, उम्र वाले व्यक्तियों को हम बच्चा बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। तो माइनर व्यक्ति भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। और डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, ये पॉइंट समझने की कोशिश करना, दोनों ये तो याद रह जाएंगे, अनसाउंड माइंड और माइनर, जो बच्चा है वो और अनसाउंड माइंड पागल हो। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ का मतलब हो गया कानून के द्वारा किसी भी लॉ में, किसी भी लॉ में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है। इसका मतलब उसे मना कर दिया गया है, वो दिवालिया हो गया है, उसे किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है। इस टाइप के व्यक्ति है वो कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, पर कौन कौन से पॉइंट पढ़े। प्रेजेंस ऑफ द 2 और मोर पर्सन, 2 व्यक्ति होने चाहिए, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, मैंने अभी बताया, सोशल, जिसे लंच और डिनर करने के लिए, वो नहीं होगा। उसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 5, इसी के साथ चलते हैं पर कंटिन्यू। पॉइंट नंबर 5 है, इन बीच में क्या होना चाहिए, फ्री। पॉइंट नंबर 5, फ्री एंड जेन्युइन कॉन्सेंट। इस पॉइंट को और समझ लीजिए, फ्री एंड जेन्युइन कॉन्सेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब अब अपन ने यहां से पॉइंट हटाया था, मिनिमम 2% क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी भी होती है, न तो व्यक्ति अनसाउंड माइंड होता है, न व्यक्ति माइनर होता है, ना व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड है। इसका मतलब वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। व्यक्ति 2 है, दोनों 18 साल से बड़े हैं, दिमाग सही है, गवर्नमेंट के द्वारा किसी टाइप का बैन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसने वर्ड लिखा है फ्री एंड जेन्युइन कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति। हिंदी आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी वर्ड सहमति। सहमति का मतलब हो गया कि फ्री सहमति, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि प्रिंसिपल सर मेरे को बोलते हैं कि आपका ये मोबाइल मुझे देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मैं 2 महीने की सैलरी नहीं दूंगा, या आपका प्रमोशन नहीं करूंगा, या आपका इंक्रीमेंट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मोबाइल मेरे को पसंद आ गया है। तो आपने देखा कि बहुत सारी कंपनियों में दबाव होता है। अभी आपने एक लाइव देखा होगा कि वो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की है, कुछ न कुछ दबाव होता है। इसी टाइप से क्या होते हैं, जो बॉस होते हैं ना, बॉस ऊपर के पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं स्टूडेंट पे, प्रिंसिपल होते हैं वो अपने टीचर्स पे, पियोन पे, कर्मचारियों पे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी कोई डील हो रही है किसी वस्तु की, किसी सर्विस की, वो फ्री सहमति से होनी चाहिए। जेन्युइन कॉन्सेंट का मतलब बोथ द पार्टीज शुड बी फ्री टू डील। इसका मतलब किसी के दबाव में आकर कोई व्यक्ति, जैसे 1 पर्सन कोई कंपनी का बॉस है, दूसरा व्यक्ति कोई नीचे काम करने वाला व्यक्ति, उसने कोई ऐसी जगह प्लॉट ले लिया, जमीन ले ली। अब उस बॉस को पता लग गया कि वो ऐसी जगह है, वहां पे पैसे बढ़ेंगे या बहुत अच्छी चीजें अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। वो अपने उस नौकर को या कर्मचारी को बोलेगा कि ये जगह मुझे चाहिए। अब वो बोले कि साहब तो ये बड़ी मुश्किल से ये चीज चाहिए, तो उसने कह दिया कि मुझे चाहिए।
और अगर आप इसको नहीं दोगे तो ये समझ लो कि आपको यहाँ से फायर कर दिया जाएगा, या आपका कोई इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा, या आपका प्रमोशन रोक लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है उसके साथ, उसके या फिर ये मान लो कि उसको इनडायरेक्टली बर्डन दिया जाता है, जो काम 8 घंटे का था जो 16 घंटे का काम दे दिया जाता है कि पूरी रात काम करते रहो, अदरवाइज आपको फायर कर दिया जाता है, और फायर करना उसकी मजबूरी हो जाती है। तो ये क्या है, प्रेशर है। ये प्रेशर से अगर आप कोई कॉन्टेक्ट कर लेते हो तो इसका मतलब वो कॉन्टेक्ट नहीं माना जाएगा। फ्री एंड जेन्युइन कॉन्सेप्ट होने पे ही हमारे, जब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड, इसका मतलब वैलिड होने के लिए क्या होना जरूरी है, फ्री कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अगर आप प्रेशर से किसी व्यक्ति से सहमति करके आपकी कोई वस्तु या सेवा दे देते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो थैंक यू, आप ट्राई करना, पांचों पॉइंट बहुत ही इजी थे, समझने की कोशिश करना, और नहीं समझ में आए तो आप लिख सकते हो। वैसे ग्रुप में आप कभी पूछते ही नहीं, मेरे को तो लग नहीं रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हो, सुनो मेरी बात ढंग से, मेरे को लग नहीं रहा कि आप बीओ पढ़ रहे हो। भैया बीओ पढ़ो, कुछ पूछो। एक भी ग्रुप में मैसेज नहीं आ रहा है कि सर हमारे इस पॉइंट में दिक्कत है। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति को जितने भी आज तक मैंने लिखा है मुझे नोटबुक में चाहिए। 1 जुलाई को अगर स्कूल खुल जाती है तो मैं 1 तारीख को पूरा जो नोटबुक है उसको चेक करूंगा, और फिर अगर आप नहीं करते तो देखो जो भी कार्रवाई मुझे करनी है वो मैं करूंगा। अरे आप कोई भी जो भी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आती है, ऐसे नहीं है कि समझ में आ रही है फिर भी सबने कह दिया तो लिख के भेज देते हैं, सर इसका मतलब बताइए। ट्राई करो, डिक्शनरी में देखो, कुछ मीनिंग नहीं आता है किताब पढ़ो, और नहीं आता तो पूछो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।